कॉर्टिसोल हाई होने से चेहरे पे बहुत जल्दी जल्दी असरात मुरतब होते हैं? फेस का गोल होना या फिर कॉर्टिसोल का चेहरे पे इफेक्ट करना, ये इसकी 2-3 वजूहत होती हैं। स्टेरॉइड्स वगैरह ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उस वजह से वो इशू होता है। जब सुबह सो के उठते हैं तो उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा पफी हुई होती हैं। कॉर्टिसोल हाई रहने की वजह से मेन हमारी एजिंग ज़्यादा होती है चेहरे की। किस हद तक मुतासिर करती है गट हेल्थ हमारे चेहरे को? गट हेल्थ और खूबसूरती का काफ़ी गहरा ताल्लुक है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मिथ नहीं है, जिसकी वजह से एक तो पोर्स एनलार्ज होते हैं, स्किन में टेक्सचर बनता है तो थोड़ी सी खूबसूरती उसकी वजह से भी इफेक्ट होती है। अगर आपको सेल्स तक पानी पहुंचाना है तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है? महंगाई की वजह से लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्लिनिकल ट्रीटमेंट, सस्ती प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं, इस हवाले से आप क्या करेंगे? जो एलईडी मास्क घर के लिए बनते हैं ना, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम एलईडी मास्क को घर पे इस्तेमाल करें और हमें क्लिनिक जैसे रिजल्ट आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस्तेमाल तो किया जा सकता है लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। पोर्स को बड़े आराम से क्लॉग कर देता है और एक्ने को काफ़ी इन्फ्लेम कर सकता है, और इसी तरह घुटनों के लिए और कोहनियों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सारा रऊफ पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। नाज़रीन, आजकल हम वायरल होती हुई बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई चीज़ जो हर इन्फ्लुएंसर के मुंह से हमें सुनने को मिलती है, वो ये है कि आपका चेहरा कॉर्टिसोल से ख़राब हो रहा है। हाई कॉर्टिसोल क्या क्या कुछ मुतासर कर सकता है? आंतों की खराबी हमें किस तरह से मुतासर कर सकती है? क्या गट केयर खराब होने से हमारा चेहरा भी खराब होता है? एलईडी लाइट का इस्तेमाल करने के लिए आम घर में जब हम लोग फेशियल्स यूज करते हैं, घरेलू टोटके नुस्खे यूज करते हैं, तो उसके हमारे चेहरे पे क्या फायदे और असरात होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा रऊफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हमेशा की तरह हशाश बशाश? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज यहीं से करना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी कहा कि एक चीज आजकल बहुत ज्यादा आम है, बहुत सुनने में मिल रही है कि कॉर्टिसोल हाई है। क्या आपको लगता है वाकई ऐसा है? कॉर्टिसोल हाई होने से चेहरे पे बहुत जल्दी जल्दी असरात मुरतब होते हैं? कॉर्टिसोल की बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है और हो भी रही है आजकल बहुत ज़्यादा। वो उसको कहा जाता है कॉर्टिसोल फेस। वो एक मेडिकल टर्म नहीं है। सही। लेकिन फेस का गोल होना या फिर कॉर्टिसोल का चेहरे पे इफेक्ट करना, ये इसकी 2-3 वजूहत होती हैं। जिस कॉर्टिसोल की बात सोशल मीडिया पे की जाती है वो बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड होता है। वो कहा यह जाता है कि आप रात को सो नहीं रहे, किसी भी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, या फिर लाइफ क्वालिटी थोड़ी सी जो है वो ख़राब है। यूजुअल जो हमारी लाइफ के स्ट्रेसेस होते हैं उनकी वजह से जो कॉर्टिसोल की स्पाइक होती है, उसका इफेक्ट आ रहा है चेहरे के ऊपर। अब इस कॉर्टिसोल की वजह से चेहरे पे जो स्वेलिंग होती है वो परमानेंट स्वेलिंग नहीं होती, मतलब कि जो डिजीज की वजह से होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट। सही। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले मैं आपको डिजीज का थोड़ा सा बता दूं। होता क्या है कि एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाता है। सही। जब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से फैट्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो फैट्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बेसिकली एक्सट्रेमिटी से, मतलब कि हमारे बाजुओं से, हमारी टांगों से फैट्स जो है वो निकल के सेंट्रल, मतलब कि पेट में, चेहरे पे और गर्दन के पीछे, जिसको हम बफलो हम्पी कहते हैं, वहां पे आ जाता है। सही। तो दैट इज बिकॉज ऑफ एन इलनेस। वो एक बीमारी होती है। कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, किसी वजह से हम कॉर्टिसोल या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा ले रहे होते हैं तो उस वजह से वो इशू होता है। जिस कॉर्टिसोल की बात सोशल मीडिया पे की जाती है दैट इज टोटली डिफरेंट। अब रात को आप सही नहीं सोए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, पढ़ाई का स्ट्रेस बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, टीनेज में आप अपनी ख्याल इतना ज़्यादा रखते नहीं है सेहत का, उसकी वजह से भी कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है। लेकिन उसकी वजह से सिर्फ एक स्वेलिंग सी होती है, दैट इज़ टेम्पररी, जो कि बेसिकली पानी की एक्यूमुलेशन या वाटर रिटेंशन की वजह से होती है, लिम्फेटिक्स की वजह से होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब सुबह सो के उठते हैं तो उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा पफी हुई होती हैं और चेहरा उनका सूजा और ये कुछ घंटे के बाद सही भी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कुछ घंटों के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज टाइम के साथ फिर जो पानी खड़ा होता है या फिर जो हमारी फ्लूइड रिटेंशन होती है उसको चेहरे से हटा देती है। तो ये वाली जो स्वेलिंग होती है दैट इज टेम्पररी, जिसको कहा यह जाता है कि ये कॉर्टिसोल की वजह से। जी बिल्कुल, कॉर्टिसोल के स्ट्रेस की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, लेकिन एक्चुअल स्वेलिंग पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। काफी सारी और चीजें भी होती हैं चेहरे की जिन पे कॉर्टिसोल इफेक्ट कर रहा होता है। फ्रेकल्स आ सकती हैं कॉर्टिसोल हाई रहने से? कॉर्टिसोल हाई रहने की वजह से मेन हमारी एजिंग ज्यादा होती है चेहरे की। एजिंग, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो एक्ट
करता है हमारे कोलेजन पे। कोलेजन मतलब कि फाइब्रोब्लास्ट पे। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कोलेजन बनाते हैं। जब वो कोलेजन नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी जो सुपरफिशियल स्किन की एजिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कॉर्टिसोल हमारी पिगमेंटेशन को ज़्यादा कर देगा तो एज सच वो जो हमारे मेलानोसाइट्स होते हैं उन पे जाके एक्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस मतलब कि इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से ज़्यादा है, आपने गट की बात भी की थी, अगर गट भी हमारा इन्फ्लेम्ड है और ओवरऑल लो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन चल रही है तो उसकी वजह से फिर मेलानोसाइट्स पे एक्ट हो सकता है। सो इनडायरेक्टली देयर इज अ रिलेशन, लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो पिगमेंटेशन भी ज़्यादा हो जाए। सीबम प्रोडक्शन में इसका क्या रोल है? ये कहा जाता है कि सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है इससे, तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो ये एक्ट करता है हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स पे। सेबेशियस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जब ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है दैट इज इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन, और उसकी वजह से फिर हमारे पोर्स क्लॉग होते हैं, कॉमेडोन्स बनते हैं, एक्ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेफिनेटली कॉर्टिसोल एक्ट करता है सीबम पे। ये तो बात हो गई कि एक चीज तय है। अब इसमें हम जो रिजल्ट ले रहे हैं वो ये है कि दो तरह का कॉर्टिसोल है। एक ये जो इलनेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो एक मुस्तकिल बीमारी की सूरत है। मैं ठीक समझ रही हूँ? बिल्कुल ऐसा। अब दूसरा जो है कॉर्टिसोल, वो ये है कि आपको वक्ती तौर पे वो आप पे चंद घंटे के लिए असरात मुरतब करता है, लेकिन वो आपकी परमानेंट बीमारी में शुमार नहीं होता, राइट? बिल्कुल ऐसा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, यानी कि हर गोल चेहरा या हर स्वेल हुआ हुआ चेहरा वो हाई कॉर्टिसोल की वजह से मुस्तकिल तौर पर खराब नहीं है, वो बीमारी में शुमार नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे कही जाती है वो ये कि क्योंकि कॉर्टिसोल की वजह से आपका चेहरा गोल हो रहा है तो आप ये वाली ट्रीटमेंट लें या ये दवाइयाँ ले लें, मेडिसिन ले लें या फिर डिटॉक्स ड्रिंक्स ले लें, तो उनकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे चला जाएगा और फिर आपकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होता। आपने कहा कि गट से रिलेटेड भी इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं हमारे, तो किस हद तक मुतासिर करती है गट हेल्थ हमारे चेहरे को, हमारी खूबसूरती को किस हद तक मुतासिर करती है? चलें यूं कहा जाए तो गट हेल्थ और खूबसूरती का काफ़ी गहरा ताल्लुक है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मिथ नहीं है। ठीक है। होता ये कि जो इसको बेसिकली कहा जाता है गट स्किन एक्सिस, आपने शायद सुना भी होगा। सही। अब ये सिर्फ इस तरह से नहीं है कि डायरेक्ट गट की वजह से हमारे चेहरे की खूबसूरती ज़्यादा हो गई या गट की हेल्थ ख़राब हुई तो हमारे चेहरे की खूबसूरती कम हो गई, ऐसा भी नहीं होता। ये काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसका मैकेनिज्म होता है। 2-3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये चीज़ कि जब हमारी डाइट, बेसिकली गट क्या है, गट में हमारे खाना जाता है। सही। तो डाइट पर डिपेंड करता है हम डाइट कौन सी ले रहे हैं, खाना किस तरह का खा रहे हैं। अगर तो हम हाई ग्लाइसेमिक फूड ले रहे हैं, मतलब कि शुगर इंटेक ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, शुगर स्पाइक आ रहा है, उसकी वजह से हमारा इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है। सही। जब इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है तो इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, ये ज़्यादा होता है। इन दोनों की वजह से हमारा 2-3 चीज़ें होती हैं इसकी वजह से। एक तो ये होता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनमें से सीबम की या ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है इंसुलिन और आईजीएफ की वजह से। सही। जिसकी वजह से एक तो पोर्स एनलार्ज होते हैं, स्किन में टेक्सचर बनता है, तो थोड़ी सी खूबसूरती उसकी वजह से भी इफेक्ट होती है। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा ये कि जब ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो पोर्स के क्लॉग या ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉमेडोन्स बनते हैं, एक्ने बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही। तो चेहरे को इस तरह से वो अफेक्ट कर रही होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि शुगर इंटेक ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं बॉडी में जो कि हमारे कोलेजन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जब बनते हैं हाई ग्लूकोज की वजह से तो ये कोलेजन और इलास्टिन के साथ बाइंड करते हैं, जो जुड़ जाते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। जब कोलेजन कम होगा तो हमारी स्किन की एजिंग ज़्यादा होगी, तो एज सच वो फिर स्किन की एजिंग को एक्सेलरेट कर देते हैं। एक तो ये चीज़ होगी कि ग्लूकोज की वजह से या फिर हाई शुगर डाइट की वजह से हमारे गट के थ्रू स्किन हमारी अफेक्ट हो रही है। गोया हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपना शुगर इंटेक कम कर लें, उसको बैलेंस कर लें, तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम रहेगी, बेहतर हो जाएगी, और उसके बाद फिर हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल बेहतर हो जाएगी अगर शुगर इंटेक और कार्बोहाइड्रेट्स, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, सही, उसको हम कर दें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में काफ़ी बेहतरी आती है। ठीक। लेकिन गट इसके अलावा भी और तरीकों से एक्ट कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है हमारी स्किन की खूबसूरती पे। एक गट में हमारे माइक्रोबायोम्स होते हैं, आपको पता होगा कि गट की एनवायरनमेंट होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ एक स्पेसिफिक टाइप होती है माइक्रोबायोम की जिसको हम एस्ट्रोबोलोम कहते हैं, वो अफेक्ट करती है हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स को। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी ऑयल की प्रोडक्शन
ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से अगेन वही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको अभी पहले बताया। प्रोबायोटिक्स का जो इस्तेमाल आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि गट हेल्थ के लिए अगर आप ये यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा और आमतौर पे ये सुनने में भी आता है कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल तो किया जा रहा है लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा। तो क्या वजह है, वो असर नहीं कर रही है या लेने का तरीका सही नहीं है, क्या है इसमें? प्रोबायोटिक्स है, दे आर हेल्पफुल, लेकिन प्रोबायोटिक्स को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा गया है। सही। प्रोबायोटिक्स हम ले रहे होते हैं ताकि हमारी जो गट हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज हो, जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो। तो समझा ये जाता है कि हम जो भी प्रोबायोटिक्स ले लें वो हमारे चेहरे की खूबसूरती को भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो हमारी गट हेल्थ को बेहतर करें। लेकिन कुछ ऐसे में बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रोबायोम होते हैं जो कि सिर्फ गट पे एक्ट करते हैं, वो हमारे चेहरे पे उनका इफेक्ट नहीं होता, क्यूटेनियस उनका इफेक्ट नहीं होता। तो अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें और उस तरह के प्रोबायोटिक्स लें जो कि हमारे चेहरे को भी बेहतर करें, तो उससे फिर बेहतरी आती है, ज़्यादा बेहतरी आती है। लेकिन डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स है हेल्पफुल। वो जब ओवरऑल एक हेल्थ इंप्रूव होगी, एक और चीज़ होती है गट में जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जब सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से गट लीकी हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब जो हम चीज़ें खा रहे हैं वो हमारे गट से गुजर रही हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो फिर हमारे ब्लड वेसल्स में जाते हैं। जब वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं तो वो फिर वो ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और वो हमारी स्किन तक भी आते हैं। स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, ऐसी चीज़ें या ऐसी बीमारियां जो इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा होती हैं, जैसे रोजेशिया हो गया, सेंसिटिविटी स्किन की हो गई, या फिर इन्फ्लेमेटरी एक्ने भी इस गट की वजह से बढ़ सकती है। तो जब हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, तो डेफिनेटली खूबसूरती में भी इम्प्रूवमेंट आती है। बिल्कुल ठीक। अब कुछ बात करते हैं कि प्रोबायोटिक्स तो ली जा रही है, क्या ये हमारे स्किन पे बार बार कॉज होने वाली एक्नी को, मुहासों को भी डील करती है? और जैसे भी हमने कहा कि सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सही तरीके से डील करेगी हमारे मुहासों को? प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं स्किन की, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्किन का और गट का एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम गट स्किन एक्सिस कहते हैं। तो जब हम अपने गट का ख्याल कर रहे होते हैं और प्रोबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो हमारी गट की हेल्थ इंप्रूव हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की हेल्थ भी इंप्रूव हो रही होती है। अब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट कर रही होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रोबायोटिक्स ले भी रहे होते हैं लेकिन एज सच उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो उनको फिर लगता है कि प्रोबायोटिक्स का एज सच फ़ायदा नहीं है। लेकिन इशू ये होता है कि जो प्रोबायोटिक्स वो ले रहे होते हैं वो बेसिकली गट की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, वो स्किन से रिलेटेड नहीं होते, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते। तो पहली चीज़ तो ये कि वो प्रोबायोटिक्स को इम्प्रूव करें। दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको काम करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है, मतलब कि गट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके साथ प्रोबायोटिक्स जाके बाइंड करें और अपना इफेक्ट करें। सही। तो प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोबायोम होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। सही। तो इसके लिए एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। आम वर्ड्स में आप उसको कह सकते हैं फाइबर। सही। तो अगर हमारे गट में फाइबर नहीं है, हम फाइबर डाइट नहीं ले रहे, तो जो प्रोबायोटिक्स हम ले रहे हैं वो भी ऐसे इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वो हम ले रहे हैं और वो गट से डायरेक्टली फिर एक्सक्रीट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो प्रीबायोटिक्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि हम प्रीबायोटिक्स नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं तो उससे ये इसका असर मुतासर हो सकता है, ये उतना फायदा नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, हम दोनों अगर मिला के साथ लेते हैं, कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। प्रीबायोटिक्स ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपको बाजार से स्पेशली जाके फार्मेसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फाइबर। तो आपने अपनी डाइट में फाइबर का ख्याल रखना है, मतलब कि फ्रूट्स को ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स को ज़्यादा करें, इस तरह की चीज़ें लें जो कि फाइबर आपको दें डाइट में। सही। तो वो इजीली आपके प्रोबायोटिक्स के इफेक्ट को भी ज़्यादा कर देते हैं। फिर एक्ने की जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि मुहासे जो लोगों के बन जाते हैं प्रोबायोटिक्स से ठीक नहीं होते, उसकी एक और वजह ये भी होती है कि एक्ने बनने के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि गट की वजह से एक्ने बन रही है। चलें ठीक है, गट की इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर एक्ने बन भी गई या बनने के चांसेस भी हैं, तो स्किन पे उसने आके कॉमेडोन बनाना है, मतलब कि क्लोज्ड एक पोर को बंद करना है और उस पोर के अंदर फिर एक्ने ने बनना है। फिर उस पोर के अंदर बैक्टीरिया ने बनना है, मतलब कि बैक्टीरिया ने प्रोलिफरेट होना है। स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्ने कॉज करते हैं। और फिर इन्फ्लेमेशन, मतलब कि एक जगह पे स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन या फिर पूरी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब एक्ने बनती है। तो हम गट की हेल्थ को तो इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन हम अपनी स्किन हेल्थ को नहीं देख रहे। बिल्कुल ठीक। तो उसकी वजह से भी फिर इफेक्ट होता है कि दाने बन रहे हैं और दाने ठीक नहीं हो रहे। मतलब कि हम ओवरऑल रोज़ लड़कियाँ मेकअप कर रही होती हैं, मेकअप
काटती नहीं है रात को सोने से पहले, क्लेंजिंग नहीं हो रही, या फिर एक्सफोलिएट जो कि केमिकल एक्सफोलिएशन होती है वो नहीं की जा रही, स्किन की हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से दाने बनते हैं। अगर तो गट हेल्थ और स्किन हेल्थ को साथ लेके चला जाए तो फिर दाने भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो जाते हैं। एक सवाल कॉमनली यूज किया जाता है और पूछा जाता है वो ये कि पानी का इस्तेमाल कितना हो सकता है या पानी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे ये भी सुनने में आता है कि पानी वो जो हमारी बॉडी से डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा है वो हमें फायदा नहीं देता। ये किस हद तक काम करता है हमारी स्किन की ब्यूटी तक कि अगर आपको सेल्स तक पानी पहुंचाना है तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है? स्किन की अगर हाइड्रेशन की बात की जाए तो दैट इज सेपरेट, और अगर हम सिस्टमिक हाइड्रेशन जो ओवरऑल हाइड्रेशन की बात करें तो दैट इज सेपरेट। अब दोनों चीजें एक तरह से इंटरलिंक्ड भी हैं लेकिन सेपरेट भी हैं। जो हमारी सिस्टमिक या ओवरऑल हाइड्रेशन होती है वो भी हमारी खूबसूरती को अफेक्ट करती है, जो हमारी एक्सटर्नल हाइड्रेशन है वो भी खूबसूरती को अफेक्ट करती है। बिल्कुल। और जो सिस्टमिक है वो हमारे पानी की इंटेक से है। सिंपल, पानी की इंटेक अगर हम अपनी रेगुलर रखते हैं जो कि 2 से 2.5 लीटर रोज होती है नॉर्मली, अगर हम ये इंटेक रखते हैं तो हमारी जो एक्चुअल हाइड्रेशन है हमारे ऑर्गन्स की भी और हमारी स्किन की भी वो ठीक होगी। लेकिन हमें ऑन टॉप ऑफ दैट अपनी स्किन की हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है। अगर तो हमारी स्किन, जैसे कि आपने कहा है कि स्किन से मॉइस्चर या फिर पानी लूज हो रहा होता है और कहा जाता है कि वो फिर स्किन को एज सच फायदा नहीं दे रहा, इसकी वजह ये होती है कि स्किन का बैरियर खराब होता है। अगर तो स्किन का बैरियर खराब है तो इसको कहा जाता है बेसिकली ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। तो उससे फिर पानी या फिर मॉइस्चर एनवायरनमेंट में लूज होगा। जब ऐसा होगा तो फिर इंटरनल हमारी हाइड्रेशन तो होगी लेकिन फिर भी सुपरफिशियल स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी, फ्लेकी होगी, रेड होगी, सेंसिटिव होगी। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें चाहिए कि हम स्किन के बैरियर का ख्याल रखें जो कि मॉइस्चराइजेशन से होता है, सेरेमाइड्स से होता है, पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं। और जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्किन बैरियर का इश्यू होता है उनके लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होती है, मतलब कि जैसे सीरम्स वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइसिनामाइड बहुत अच्छे तरीके से बैरियर को इम्प्रूव करता है। फिर जिन लोगों को ज़्यादा बैरियर का इश्यू है उनके लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो प्रॉपर स्किन के अंदर इंजेक्ट किए जाएं और डीप डर्मल लेवल पे वो स्किन के बैरियर को भी इम्प्रूव करें और अंदर से भी हाइड्रेशन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि पानी से हमारा सिस्टम इम्प्रूव होता है, हम अंदर से उससे क्योर कर रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पानी के लिए भी बहुत सारी मिथ्स हैं। ये कहा जाता है कि आप गर्म पानी पिएं तो ज़्यादा फायदेमंद है, ठंडा पानी पिएंगे नुकसान होगा, या आप रूम टेम्परेचर पानी पिएं। आप क्या रिकमेंड करती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं कि आइडियल क्या है? हमें पानी आमतौर पे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस टेम्परेचर पे यूज़ करना चाहिए? पानी का इस्तेमाल, पहली चीज़ तो ये कि सही होना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी आपने रोज़ पीने हैं। और पानी के टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसके बारे में काफ़ी मिथ्स भी हैं कि ठंडा पिए तो ये होता है, गर्म पिए तो ये होता है। अब है ये कि आपने देखा होगा कि इवन चाइनीज़ या कोरियन लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बॉयल करके बहुत ही गर्म पानी पीना है। पानी नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पानी जब आप पीते हैं तो वो ओवरऑल आपके सिस्टम की फ्लशिंग करता है, इवन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब डाइजेशन इम्प्रूव होती है, सिस्टम की फ्लशिंग होती है, तो उसका इफेक्ट हमारे चेहरे पे होता है। क्योंकि सिस्टमिकली जब सारी चीजें बेहतर हैं तो फिर हमारे चेहरे की खूबसूरती भी बेहतर होती है। तो पानी नीम गर्म लेना चाहिए ताकि वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करे और चेहरे की खूबसूरती को भी इम्प्रूव करे। अच्छा, पानी की वजह से स्किन तो हमारी खूबसूरत हो गई, अंदर से भी चूंकि एक निखार आ गया, सिस्टम क्लीन हो गया, गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब जब बात आती है स्किन को ऊपर से सही करने की, नरिश करने की, जैसे आपने कहा कि स्किन का बैरियर हम डैमेज कर देते हैं, या सनलाइट इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ, जाहिर है ओवरऑल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा शार्प है, इसकी वजह से हमारा स्किन बैरियर आमतौर पे होता है डैमेज। महंगाई की वजह से लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्लिनिकल ट्रीटमेंट, सस्ते प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सस्ते प्रोडक्ट्स में अब डिपेंड ये करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स चूज किए जा रहे हैं। अगर तो सस्ते प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जो कि फेक है, मतलब कि हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है जो कि असली नहीं है, तो फिर वो स्किन के लिए काफ़ी ख़राब होगा। मतलब कि स्किन को बजाय इसके कि वो हाइड्रेट करे, स्किन में इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा कर देगा। इसके अलावा एलर्जी भी कर सकता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कर सकता है। ये हम हाइलुरोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। और या फिर बिल्कुल काम ही ना करे, ये भी हो सकता है। या फिर जब जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हाइड्रेशन के लिए, लेकिन क्योंकि उसमें एक्चुअल जो सेरेमाइड्स हैं या फिर जो मॉइस्चराइजर्स होने चाहिए वो नहीं है, तो वो स्किन पे लेयर बैरियर की फॉर्म में नहीं बना रहा, जिसकी वजह से जो हाइलुरोनिक एसिड पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है इंटरनल लेयर से, वो फिर एनवायरनमेंट में
evaporate हो जाता है, तो स्किन और ज़्यादा हाइड्रेट हो सकती है। तो प्रोडक्ट्स लेते हुए इस चीज़ को आपने नहीं देखना कि वो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। इवन हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन दे आर स्टिल गुड। आप ये देखें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने मतलब कि कोई बाहर का प्रोडक्ट है या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है और उसकी आपने फेक कॉपी ले ली, वो सस्ता है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ख़राब होगा। उससे बेहतर ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स लें लेकिन ऑथेंटिक हो। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता, प्रोडक्ट ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक पे एक चीज़ मुझे मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल एक जो आपाएँ बहुत सी आ जाती हैं या इस तरह से घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्या कहती हैं किस हद तक सही है? या जैसे अभी आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा कोलेजन पाउडर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बीफ टेलो मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल है, ये इस टाइप की चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या लगता है कि इनका स्किन पे किस हद तक असर होता है? घरेलू टोटके असर करते हैं या इस तरह की क्रीमों का अपनी मर्जी से ही खुद लगा लेना बगैर किसी डॉक्टर को डिस्कस किए, क्या आपको लगता है ये सही है? घरेलू टोटके एक हद तक स्किन को फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जो घरेलू टोटके इस्तेमाल होते हैं और जो उनमें चीज़ें डाली जाती हैं उनकी कोई ना कोई क्लिनिकल बैकिंग तो होती है, सही, जिसकी वजह से फिर उनका कोई ना कोई रिजल्ट भी आता है। हाँ, वो टेम्परेरी रिजल्ट होता है, इट्स नॉट परमानेंट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अब अगर बात की जाए जैसे कि आप पूछ रहे हैं कोलेजन की, बीफ टैलो मॉइस्चराइजर की या फिर एस्ट्रोजन क्रीम्स की, तो हर चीज़ के अपने इफेक्ट्स भी हैं, अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। सही, और इनको मद्देनजर रख के ही इस्तेमाल करना चाहिए और एब्सोल्युटली स्किन टाइप के लिहाज से चीज़ों को होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें सस्ती हैं, घर में भी मौजूद हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के बजाय और कम कर दें। तो अगर तो कोलेजन की बात की जाए, कोलेजन सप्लीमेंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा कोलेजन सप्लीमेंट्स हाइप में हैं, बहुत सारे लोग इनको लेते हैं, लेकिन कोलेजन सप्लीमेंट इफेक्टिव होने के लिए या इसकी एफिकेसी तभी है अगर इसको काफ़ी हाई क्वांटिटी में या हाई स्ट्रेंथ में इसको रोज लिया जाए, रेगुलरली लिया जाए। सही, और 8 to 12 वीक्स के लिए मतलब कि रेगुलरली बिला नागा इसको इस्तेमाल किया जाए। 2.5 to 10 ग्राम्स होता है जो लेना पड़ता है। तो अगर इस क्वांटिटी में लिया जाए और उसके साथ फिर इसकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेना ज़रूरी होता है, मतलब कि विटामिन सी है, जिंक है, कॉपर है, क्योंकि ये चीज़ें कोलेजन की प्रोडक्शन में, सिंथेसिस में और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद देती हैं स्किन में। ठीक हो गया। अगर तो आप चीप कोलेजन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल है गमीज भी आती हैं, कुछ टैबलेट्स भी ऐसी आती हैं जिनमें कोलेजन की क्वांटिटी बड़ी कम होती है, तो उनको लेने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि अगर सिर्फ 20 to 30 मिलीग्राम्स है एक टैबलेट में, तो आपको बहुत ज़्यादा 25 to 50 टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमारे आमतौर पर ये सुना सुनाया इस्तेमाल है, हम डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते हैं। हम किसी ने बता दिया कि मैंने यूज किया, मुझे फायदा हुआ, आप भी करें। वेरी भी तो करता है पर्सन टू पर्सन इसका रिजल्ट, या बस सुना सुनाया बस हम कर रहे हैं इस्तेमाल, उसमें से कुछ को फायदा हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा। देखिए जो क्लिनिकल स्टडीज हैं, क्योंकि बीइंग डॉक्टर्स वी हैव टू गो बाय क्लिनिकल स्टडीज। क्लिनिकल स्टडीज ये कहती हैं कि इसका कोलेजन जो पाउडर्स, इवन सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स जो भी हैं, इनका कुछ हद तक फायदा है, लेकिन इनका कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं है। सही, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और इवन जो कोलेजन होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे वेरी थिक, मतलब कि मोटे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एज सच एब्जॉर्ब नहीं होते। कोलेजन को एब्जॉर्ब होने के लिए हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में, पेप्टाइड फॉर्म में लिया जाता है। और जैसे आपने कहा है कि लोग सुनी सुनाई बातों के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए वो कोलेजन पाउडर या कोलेजन सप्लीमेंट अच्छा भी हो, क्योंकि एज के लिहाज से भी तो होता है। अगर कोई टीनेजर्स हैं या 20s में है जिनका कोलेजन वैसे ही ऑप्टिमल है और वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ऐसे उनको कोई खास फायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि पहले डॉक्टर से डिस्कस कर लें, उसके बाद ही ये चीज़ें लें। अब एक और चीज़ जो आपने कही, बीफ टैलो मॉइस्चराइजर जो है, ये बेसिकली इट्स अ वेरी थिक ओक्लूसिव मॉइस्चराइजर। बीफ टैलो मॉइस्चराइजर बेसिकली एक बहुत थिक मॉइस्चराइजर होता है जो कि स्किन पे एक बैरियर बना देता है। इसके अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं और कुछ विटामिन्स भी होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, N, K, ये सारे होते हैं इसके अंदर। लेकिन क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो ये पोर्स को भी ब्लॉक कर सकता है, ये एक्ने भी कर सकता है और ये स्किन में इरिटेशन भी कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो इसमें बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन के चांसेस बड़े होते हैं। तो हो सकता है कि आपने इसको लेके घर पे रखा हुआ है और आप उसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी वजह से आपको और दाने निकल आए या इवन फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाएं। तो हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं या फिर जो घरेलू टोटके आप पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हम एस्ट्रोजन क्रीम्स के बारे में भी बहुत सुनते हैं,
तो इसके बारे में क्या कहेंगे, किस हद तक खूबसूरती में इजाफा होता है भाई? एस्ट्रोजन क्रीम्स की अगेन बहुत हाइप है, लेकिन आपने हर चीज हाइप के लिए नहीं करनी। जरूरी नहीं है कि जिस चीज की हाइप है वो आपको खूबसूरत भी बना रही है। ठीक है, हाँ, अगर जरूरत है तो फिर आप करें, लेकिन अब जरूरत क्या है इसकी? एस्ट्रोजन अब फायदा तब देती है जब उसकी कमी हो बॉडी में। अब इट्स अ हार्मोन जो कि एज के साथ फ्लक्चुएट करता है, बर्थ के साथ, मतलब कि कोई प्रेगनेंसी या फिर बर्थ जब होती है उसके साथ फ्लक्चुएट करता है, जब हमारे मेनोपॉज आता है तो उसके साथ फ्लक्चुएट करता है। बिल्कुल ठीक। एस्ट्रोजन करता क्या है? जब इसको हम स्किन पे लगाते हैं तो एक तो ये स्किन की हाइड्रेशन करता है, और उसके अलावा ये कोलेजन की स्टिमुलेशन करता है, फाइब्रोब्लास्ट्स को स्टिमुलेट करता है, कोलेजन को बढ़ाता है, इलास्टिन को इम्प्रूव करता है। तो जो स्किन हमारी ढलक जाती है या फिर लूज हो जाती है उसके लिए बेहतर रहता है, मतलब कि उसको इम्प्रूव करता है। लेकिन इसके सारे फायदे ही नहीं है, इसके नुकसान भी हैं। इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये फायदा पहुंचा रहा है वहाँ ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप अगर आप रेगुलरली एस्ट्रोजन क्रीम चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी मेलानोसाइट्स को भी ट्रिगर कर सकता है, खास तौर पे उन लोगों में जिनमें मेलाज्मा का इशू होता है, तो पिगमेंटेशन को ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा ये कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा होती है, खास तौर पे हमारे चेहरे से, क्योंकि हमारा चेहरा काफी वैस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स काफी होती हैं इसमें। तो अगर हम रेगुलरली एस्ट्रोजन क्रीम्स लगा रहे हैं जो कि हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो कि हार्मोन सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे कि हमारे ब्रेस्ट टिश्यू हो गया या एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी यूट्रस की, जिसकी वजह से टेंडनेस, ब्रेस्ट टेंडनेस भी हो सकती है और यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है, विच इज नॉट गुड। और लॉन्ग टर्म में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं इसकी वजह से। तो आपने कोई भी क्रीम, एस्ट्रोजन हो या ना एस्ट्रोजन हो, आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। सही। और सिर्फ अपनी खूबसूरती को ज्यादा करने के लिए जो भी चीज किसी ने भी बता दी, दोस्त ने इस्तेमाल की, बता दी, या फिर आपकी फैमिली के किसी बंदे ने इस्तेमाल की, जरूरी नहीं है कि आप भी वो करेंगे तो खूबसूरत ही होंगे, उसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक, अभी जो आप बात कर रही हैं इससे एक चीज तो बहरहाल तय हो गई कि बहुत कैलकुलेटेड हैं चीजें। जैसे अभी आपने कहा कि हर चीज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ हर चीज का बहुत बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमें किस हद तक चेक एंड बैरियर अपने ऊपर भी रखना है कि हर चीज को सोचे समझे बगैर इस्तेमाल ना करें, एक एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है? जो चीजें सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं उनको तो आपने बहुत ही एहतियात से देखना है। सही। और जो ट्रेंड्स बन रहे होते हैं, का पता होना चाहिए, एक्यूरेसी का पता होना चाहिए। और जो ट्रेंड्स बन रहे होते हैं, ट्रेंड्स हर साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन ट्रेंड्स की वजह से जो आपकी स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, आपकी खूबसूरती में चेंजेस आ जाते हैं, वो परमानेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक। वो फिर ठीक नहीं हो सकते। तो अब आपका ये जो सवाल है कि कैसे देखा जाए कि जो ट्रेंड है या फिर जो चीज हाइप में है वो अच्छी भी है या नहीं, तो उसके लिए अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लें। आजकल तो हर चीज सोशल मीडिया पे, आप इवन गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन गूगल पे भी हर चीज को बिलीव करने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऑथेंटिक साइट्स होती हैं जिन पे जाके आप देखें, जैसे कि बीइंग डॉक्टर्स वी गो बाय क्लिनिकल स्टडीज, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि पबमेड है, मेडलाइन है, तो उनमें जाके आपने रिव्यूज देखने होते हैं, सिस्टेमिक रिव्यूज होते हैं, मेटा एनालिसिस होते हैं, सही। उनको देखें और उनमें अगर उस चीज की ऑथेंटिसिटी को बताया गया है तो वो आप कर लें। अगर नहीं एक्सप्लेन किया गया तो फिर आप उसको छोड़ दें। हर ट्रेंड करने वाला नहीं होता। रेड लाइट थेरेपी के बारे में बताइएगा। आजकल मास्क बहुत यूज हो रहे हैं, जैसे एलईडी मास्क वगैरह यूज किए जाते हैं, घर घर इस्तेमाल हो रहा है इन सब चीजों का। किस हद तक फायदेमंद है और क्लिनिक्स जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें? जो एलईडी मास्क घर के लिए बनते हैं ना, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि जब हम क्लिनिक में कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट के अच्छे इफेक्ट्स तो होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बुरे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर एलईडी मास्क की बात की जाए तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द आईज। हमें आईज की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है एलईडी मास्क की जिसपे उसको यूज किया जाता है। जो क्लिनिक के एलईडी मास्क होते हैं या एलईडी लाइट्स होती हैं, उनकी जो आउटपुट होती है, मतलब कि जो एनर्जी आउटपुट होती है, वो 100 से 300 तक होती है। जो घर के मास्क बनाए जाते हैं, डेलिबरेटली उनकी एनर्जी कम रखी जाती है। कितनी कम होगी अगर कंपेयर करें तो 10 to 30, इतना डिफरेंस होता है, ताकि जो घर पे अगर एक ले पर्सन इस्तेमाल कर रहा है इस चीज को तो उसको एज कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली। तो जब आप घर पे एलईडी को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे एज ए मेंटेनेंस टूल ले सकते हैं। मतलब कि आपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट करवाई है, क्लिनिक में आप एलईडी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, एलईडी सेशंस ले रहे हैं, और घर पे आप उस
ट्रीटमेंट को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम एलईडी मास्क को घर पे इस्तेमाल करें और हमें क्लिनिक जैसे रिजल्ट आए तो वो पॉसिबल नहीं है। एक और सवाल ये नॉर्मली पेशेंट्स करते हैं कि बेशक एनर्जी लो है, अगर हम टाइम ज़्यादा कर दें तो फिर इफेक्ट उतना ही आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो हमारी स्किन के जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि घर के एलईडी मास्क से वो एनर्जी नहीं मिलती। हाँ, ये होता है कि आपकी कहीं इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा देर 10 मिनट के बजाय आप आधा घंटा 45 मिनट्स एलईडी मास्क के नीचे अपनी स्किन को रख रहे हैं, तो उससे उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, एफिकेसी इंप्रूव नहीं होती, कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती। यानी बात वहीं आ गई कि कैलकुलेशन बहुत काउंट करती है, और जब हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है और उसकी जो एफिकेसी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है। सही। तो घर पे एज मेंटेनेंस इसको आप इस्तेमाल करें, लेकिन एज ट्रीटमेंट आप एलईडी घर के मास्क जो है उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। और ये जो माइक्रो करंट टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल कैसा है? माइक्रो करंट टूल्स का इस्तेमाल क्लिनिक में या घर में? घर पे। अच्छा, माइक्रो करंट टूल इज़ अ वेरी गुड डिवाइस। इसमें होता ये कि ये आपकी जो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एनर्जी देती है, और जो एटीपी होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेल की एनर्जी होती है, उसको ज़्यादा करती है। सही। और साथ ही कोलेजन की स्टिमुलेशन भी करती है, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करती है, कोलेजन को भी बढ़ाती है, और मसल्स की टोनिंग करती है। ठीक। ये 3 चीज़ें होती हैं। सही। जब हम घर पे एक माइक्रो करंट टूल को खरीदते हैं, मतलब कि घर के लिए खरीदते हैं, तो अगेन उसकी एनर्जी या उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, उसकी आउटपुट इतनी नहीं होती जो कि क्लिनिक की मशीन की होती है। ठीक है। तो उसमें आपको इफेक्ट तो टेम्पररी आपको घर की मशीन से भी मिलता है। माइक्रो करंट का ये है कि जब आप उसको अप्लाई करते हैं चेहरे पे, तो वो एक तरह से आपको मसाज भी कर रही होती है साथ। उस मसाज की वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। जब लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है तो आपको एक फ्रेश सी फील आती है, और जो पफीनेस हुई होती है वो इम्प्रूव होती है, और एक ग्लो सा आ जाता है, क्योंकि जब आप मसाज कर रहे होते हैं तो यू हैव टू डू इट विद समथिंग। या तो नॉर्मली तो हमारी जो जेल्स होती हैं उसके साथ हम मसाज करते हैं, कुछ पेशेंट्स जब घर पे करते हैं तो वो क्रीम्स के साथ भी कर रहे होते हैं, तो एक ग्लो आ जाता है चेहरे के ऊपर। सही। विच इज़ टेम्पररी, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एफिकेसी उसके क्लिनिक की मशीन्स जितनी होगी तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, हम मास्क की बात करें तो मास्क पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि घर में बनने वाला कोई ऐसा मास्क जो आपके ख्याल में इजीली बन भी जाए और नुकसान भी ना दे? घर के लिए एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मास्क मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली मास्क को या फिर जो घरेलू टोटके होते हैं उनको एडवोकेट नहीं करती, क्योंकि हर चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है या घर पे हो या क्लिनिक पे, उसका कोई क्लिनिकल एविडेंस होना चाहिए। लेकिन ये मास्क जो मैं आपको बताने लगी हूँ इसका क्लिनिकल एविडेंस है, एंड इट्स इफेक्टिव एज वेल, और बहुत सिंपल भी है। तो आपने करना क्या है कि एक चमचा लेना है दही का और एक चमचा लेना है शहद का। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। चेहरा आपने अच्छे तरीके से जेंटल क्लेंजर से वॉश करना है। जब चेहरा आपका ड्राई हो जाए तो पहले आप पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट के लिए आपने थोड़ी सी अमाउंट इस मास्क की कान के पीछे या फिर आपने अपने बाजू के ऊपर लगानी है, और चेक करना है कि आपको रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स तक आपको रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर आप ये वाला मास्क पूरे चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। आंखों के एरिया को आपने छोड़ देना है, आंखों के इर्द गिर्द आपने इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है। 15 से 20 मिनट तक इसे आप लगा रहने दें, और उसके बाद नीम गर्म पानी से इसको धो लें। अब दही और शहद का मैंने आपको स्पेसिफिकली इसलिए कहा है क्योंकि इनका एविडेंस है कि ये स्किन के लिए अच्छे होते हैं। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो ब्राइटनिंग भी करता है, एक्सफोलिएशन भी करता है, और शहद की एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर भी है। तो ये मास्क आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो होम डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्या इनका इस्तेमाल चेहरे को मुतासर कर सकता है? और अगर चेहरा मुतासर हो जाए तो आपके पास किस टाइम पे आ जाना चाहिए फौरी तौर पे कि अब ये तो नुकसान हो गया, अब तो ये डॉक्टर्स ही डील करेंगे? तो क्या कहती हैं इस हवाले से आप? ज़्यादातर जो चीज़ें लोग घर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें तो एक IPL लेज़र हेयर रिमूवल मशीन होती है। उसका इस्तेमाल इतना एडवोकेट नहीं किया जाता क्योंकि IPL कभी-कभी बालों को कम करने के बजाय स्टिमुलेट कर देती है, बालों की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देती है। एक तो ये है। इसके अलावा एक और चीज़ जो घर पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है, दैट इज़ डर्मा रोलर्स, या फिर आजकल तो इवन माइक्रो नीडलिंग के जो पेन्स हैं वो भी ऑनलाइन खरीद के उनको घर पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नीडलिंग वाली प्रोसीजर्स हैं इनके लिए स्टेरिलिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि
बिल्कुल बैक्टीरिया से पाक आपकी मशीन या फिर डर्मा रोलर्स होने चाहिए। डर्मा रोलर्स को आप स्टेराइल नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया, उसके अंदर आपके स्किन के सेल्स हैं, ब्लड है, बाकी चीज़ें हैं, स्वेट है, तो आप कैसे स्टेराइल करेंगे? जो माइक्रो नीडलिंग की नीडल्स हैं वो भी सिंगल यूज़ होती हैं। सही। तो उनको एक दफ़ा के बाद दोबारा यूज़ नहीं करना होता। फिर उनकी डेप्थ का भी मसला होता है कि कितनी डेप्थ पे नीडलिंग की जा रही है। तो अगर आप घर पे ये चीज़ें कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप फ़ायदे के बजाय अपनी खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ पे आप कर लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन करेंगे, इवन पिगमेंटेशन हो जाएगी उस इन्फ्लेमेशन के बाद। और इसके अलावा ये जो माइक्रो करंट डिवाइसेस या फिर एलईडी डिवाइसेस जो घर पे इस्तेमाल होती हैं, उनको भी बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो आपकी आंखों पे स्ट्रेन डाल सकते हैं। अच्छा। और दूसरा, अगर आप ज़्यादा देर के लिए कर रहे हैं तो स्किन को इरिटेट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ ये कि जब आप बहुत कॉमनली हम लोग अपनी स्किन केयर के लिए रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं और ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ये करने के बाद हम एलईडी लाइट का इस्तेमाल करें तो वो स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करने के बजाय बढ़ा भी देती है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हुई होती है। तो जब स्किन सेंसिटिव हुई होती है, आप उसके ऊपर से एलईडी लाइट लगा रहे होते हैं, तो वो फिर इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये चीज़ें आपने बहुत एहतियात से करनी होती हैं। बेहतर ये है कि अगर आप घर पे ट्रीटमेंट्स करना भी चाह रहे हैं तो भी डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। अब कब आपने ये चीज़ें छोड़नी है और डॉक्टर के पास आना है, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदा है और आपने उसको 8 से 12 हफ्ते तक इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको कोई उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा जी, तो दैट्स एन इंडिकेशन कि आप उसको छोड़ दें और डॉक्टर से मशवरा करें कि व्हाट एल्स कैन बी डन, या फिर उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको हार्मफुल इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आप चाह रहे थे कि आपकी स्किन का बैरियर बेहतर हो, लेकिन स्किन का बैरियर ख़राब हो रहा है, आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, या फिर आपको एक्ने ज़्यादा हो रही है। रेड लाइट मास्क के ज़्यादा इस्तेमाल से ये होता है ना अक्सर? रेड लाइट मास्क, ये जो एलईडी मास्क है, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से या फिर गलत इस्तेमाल से ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कैस्टर ऑयल की बात करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन डिस्कशन, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कैस्टर ऑयल कितना फ़ायदेमंद है? कैस्टर ऑयल एक बहुत थिक मॉइस्चराइजर है, इसको इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा। अब होता है इसमें ये, कैस्टर ऑयल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे ऑयल्स जो होते हैं ना ये प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं, और कैस्टर ऑयल इज वन ऑफ द थिकेस्ट, ये सबसे थिक होता है, इसके मॉलिक्यूल्स भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो अब जो इसमें फैटी एसिड्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैस्टर ऑयल कि हर चीज़ के जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, उस तरह कैस्टर ऑयल की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि एक तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो अगर हम इसको अपने चेहरे पे लगाएं तो ये हमारे पोर्स को बड़े आराम से क्लॉग कर देता है और एक्ने को काफ़ी इन्फ्लेम कर सकता है, और एक्ने को इवन इंड्यूस भी कर सकता है। स्पेशली जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उनमें एक्ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, रेडनेस की, डर्मेटाइटिस के चांसेस को भी बढ़ा देता है। तो अगर कैस्टर ऑयल यूज़ करना है तो बेहतर ये रहता है कि चेहरे को अवॉइड किया जाए, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तो किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या एड़ियाँ फटी हुई हैं या कोनियाँ बहुत ज़्यादा खुश्क हुई हैं, तो रात को सोने से पहले आप कैस्टर ऑयल अप्लाई कर लें। खासतौर पर एड़ियों के लिए तो अच्छे तरीके से मसाज करें कैस्टर ऑयल का, और उसके बाद अगर पहन सकते हैं तो जुराबें पहन के सो जाएं। सुबह तक आपकी एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा नरम भी होंगी, और इसी तरह घुटनों के लिए और कोहनियों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर सारा रऊफ पॉडकास्ट के साथ अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई सिटिंग में हाजिर होंगे और एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, ऐसी मालूमात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ घरेलू टोटके और नुस्खे करने से या डॉक्टर्स के बताए हुए ट्रीटमेंट्स को फॉलो ना करने से हम बाज़ औक़ात अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के बजाय, अपनी खूबसूरती को मज़ीद निखारने के बजाय अपनी खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए खूबसूरत रहने के लिए अपने आप को सेहतमंद भी रखना ज़रूरी है, और सेहतमंद रखने के लिए अपने आप को डॉक्टर्स का मशवरा लेना भी ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।